हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से चित्रा मिश्रा। आज हम बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें होगा हमारा टॉपिक आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद शिक्षा, आदर्शवाद एवं पाठ्यक्रम, आदर्शवाद एवं अनुशासन, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आएंगी। आदर्शवाद को इंग्लिश में आइडियलिज्म कहते हैं और हिंदी इसका रूपांतर आदर्शवाद है। जैसा कि इस शब्द से दृष्टिगोचर हो रहा है कि आदर्शवाद यानी इसमें जितने भी व्यू ऑफ पॉइंट्स लिए गए होंगे सब आदर्श से रिलेटेड होंगे। अब हम इसके बारे में जानेंगे, इसके विद्वान क्या हैं, क्या शिक्षा, कौन कौन से शिक्षा शास्त्रियों ने इसका समर्थन किया है और इसमें क्या बताया गया है और इसमें क्या शिक्षक को क्या रखा गया है और बालक को क्या रखा गया है, किस स्थान पर रखा गया है, ये सब इन सब चीज़ों का वर्णन करेंगे। आदर्शवाद में शिक्षा का प्रत्येक क्षेत्र दर्शन से प्रभावित माना जाता है। जिस काल में जैसी विचारधारा होती है वैसी ही शिक्षा व्यवस्था होती है। आदर्शवाद भी विचारधाराओं में से एक है। आदर्शवाद की विचारधारा को हम प्लेटो के पश्चात उसके शिष्य अरस्तु ने भी नवीन रूप में प्रस्तुत किया। अपने विचारों के जगत के साथ वस्तु जगत के अस्तित्व को भी स्वीकार किया। अरस्तु के बाद डेकार्टे और स्पिनोजा, लाइबनिज, बर्कले, कांट, फिस्टे, हीगल, सेलिंग और शोपेनहावर आदि दार्शनिकों ने इस आध्यात्मिक विचारधारा को कुछ वैचारिक अंतर से आगे लिखा एवं उसे आगे बढ़ाया। शिक्षा के क्षेत्र में इस विचारधारा के विकास का मुख्य श्रेय प्लेटो, कॉमनियस, हर्बर्ट, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, इंग्लैंड के नन, इटली के जेंटिले और अमेरिका के हॉर्न महोदय आदि को है। हमने आदर्शवाद में किस विद्वानों ने क्या कहा है, किसने समर्थन किया है, उनको रखा, उनको बताया और इसके बाद हम आदर्शवाद के अर्थ को जानेंगे। आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म, अंग्रेजी शब्द से बना है और इसका हिंदी रूपांतरण है जो दो शब्दों के योग से बना है। पहला है आइडिया एवं लिज्म। आइडिया का अर्थ है विचार और लिज्म का अर्थ है वाद यानी विचारवाद। अतः इन दोनों के संयुक्त को आइडियलिज्म का तात्पर्य विचारवाद से रखा गया है। हमने आदर्शवाद में किन किन विद्वानों ने आदर्शवाद का समर्थन किया उसके बारे में अध्ययन किया। फिर इसके बाद आदर्शवाद का क्या अर्थ है, उसका अंग्रेजी रूपांतर क्या है, ये सब मैं बताया आपको। इसके बाद हम आदर्शवाद को कैसे परिभाषित कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को रखेंगे कि आदर्शवाद के समस्त विचारों को परिभाषित रूप से कहा जा सकता है कि आदर्शवाद दर्शन की वो विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और ये मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत सर्वश्रेष्ठ है। आध्यात्मिक जगत को बताया, धर्म को बताया, आध्यात्म से बताया, ईश्वर से बताया, ईश्वर को सर्वोपरि मानना। ये ईश्वर को अंतिम शक्ति और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है और ये प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना है, जो शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या रखे गए हैं, हम सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है। यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है। ये कौन कह रहा? आदर्शवाद। दूसरा है भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत ही श्रेष्ठ एवं सत्य है। भौतिक जगत को इन्होंने द्वितीय स्थान पर रखा और आध्यात्मिक जगत को प्राथमिकता ज्यादा दी है। तीसरा पॉइंट है आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। चौथा पॉइंट मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है। फिफ्थ पॉइंट है वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्व दिया गया है। वस्तु को द्वितीय स्थान पर और व्यक्ति के विचार को प्रथम स्थान पर रखा है। फिर सिक्स पॉइंट है मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति अथवा ईश्वर की प्राप्ति है।
नेक्स्ट पॉइंट है सिद्धांत के रूप में। नेक्स्ट सिद्धांत है मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। 8वां पॉइंट है आत्मा अनुभूति एवं ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्म मूल शक्ति शिव और सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक होती है। इसमें एक श्लोक के रूप में या स्लोगन के रूप में रखा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, जो आदर्शवाद का प्रतीक है। आदर्शवाद ने सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में बताया। अब हम आदर्शवाद के आधारभूत जो सिद्धांत थे उसके बारे में बताया आप लोगों को। हम अब आदर्शवाद और शिक्षा के बारे में बताएंगे। आदर्शवाद ने शिक्षा के क्षेत्र को भी अधिक प्रभावित किया। शिक्षा विभिन्न कलाओं से और उस समय की दार्शनिक विचारधाराओं से अत्यधिक प्रभावित रही है तथा प्रत्येक समय में समाज में होने वाले परिवर्तनों से शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन किया और इन वांछित परिवर्तित विचारधाराओं से एक प्रमुख विचारधारा आदर्शवाद की भी थी, जिसने अपने विचारों से शिक्षा को प्रभावित किया। वैसे ये जो वाद रखे गए हैं ये 4 प्रकार के रखे गए हैं। वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बीए में जिस तरह से इसको पाठ्यक्रम में रखा गया है तो 4 वाद को ही रखा है। सबसे पहला है आदर्शवाद, फिर प्रकृतिवाद, फिर यथार्थवाद, फिर प्रयोजनवाद। तो हम इस समय जो आप लोगों को बता रहे हैं वो हम आदर्शवाद के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में और भी प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद के बारे में भी आपको बताएंगे। अब हम जानेंगे आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहला है आत्मानुभूति या आत्म साक्षात्कार। आत्मानुभूति एवं या आत्म साक्षात्कार मतलब आप अपनी आत्मा की अनुभूति के लिए या अपने आप को साक्षात रूप में जानने के लिए ये आदर्शवाद ने बताया। दूसरा है पवित्र जीवन की प्राप्ति। आदर्शवाद कहता है जब इस प्रकार का कार्य करते हैं तो इससे पवित्र जीवन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति क्या, जिसमें हमने बताया था कि आध्यात्म जगत, आध्यात्मिक मूल, आध्यात्मिक इसमें इंसान को जो सर्वोपरि माना है, मनुष्य को सर्वोपरि माना है, ईश्वर द्वारा कृति बताई है, ये सारी चीजें हमने आपको पहले ही बताया। फिर है शाश्वत नियमों का ज्ञान। शाश्वत यानी सत्य, जो सर्वथा सत्य है, सत्य नियमों का ज्ञान के बारे में बताया। अब हम आदर्शवाद और अनुशासन के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह से आदर्शवाद और अनुशासन को एक साथ रखा गया है। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य की इंद्रियां जो भौतिक सुख की ओर आकर्षित करती हैं और उसकी आत्मा आध्यात्मिक आनंद की ओर। इस दर्शन के अनुसार आत्मा से अनुशासित होना ही सच्चा अनुशासन है। आदर्शवाद बालक को कठोर दंड तथा एवं नियंत्रण की बात स्वीकार करते थे, लेकिन दूसरी ओर आंतरिक अनुशासन को ही वास्तविक मानते हैं। वैसे कह रहे हैं ये कि कठोर दंड बालक को देना चाहिए, जब वो शरारत करे, उद्दंडताएं करे तो उसे कठोर दंड देना चाहिए। लेकिन अगर सर्वथा जो मान रहे हैं उस चीज को, तो इन्होंने यही माना है कि बालक को आंतरिक अनुशासन में रखना चाहिए। जितना भी हो उसके अंदर के जितनी भी शक्तियां हैं उनको प्रस्फुटित करवानी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए क्या चीज गलत है और क्या चीज सत्य है। अर्थात आंतरिक अनुशासन को ये प्राथमिकता देते हैं तथा बालकों में इसके विकास के लिए विद्यालयों में उच्च वातावरण के निर्माण एवं विकास को महत्व देते थे, जिसमें बच्चे स्वतः अनुशासित होते हैं। ऐसा माहौल विद्यालय का बनाया जाए जिसमें बच्चे स्वतः अनुशासित हो सके। अर्थात आदर्शवादी दर्शन प्रभावात्मक अनुशासन को स्वीकार करते हैं। उसका प्रभाव दिखना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए, उसका परिणाम दिखना चाहिए। अगर बच्चे में अनुशासन है तो उसको अभिव्यक्ति में आना चाहिए। आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। अब हम आदर्शवाद और पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। आदर्शवादी दर्शक ने अपने मतानुसार शिक्षा व्यवस्था के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण भी किया, लेकिन क्योंकि इस दर्शन का विचार था कि शिक्षा के लक्ष्यों को उचित शैक्षिक पाठ्यक्रम के अभाव में नहीं प्राप्त किया जा सकता,
इन्होंने सर्वोत्तम पाठ्यक्रम के कुछ गुणों को निर्धारित किया जो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें पाठ्यक्रम जीवन के सर्वोच्च आदर्शों पर आधारित हो। दूसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम मानव जाति के अनुभवों को व्यक्त करता हो। तीसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम में मानव सभ्यता का समावेश किया जाए। चौथा पॉइंट है पाठ्यक्रम में विज्ञान, सामाजिक एवं मानवीय विषयों को सम्मिलित किया जाए। अब हम आदर्शवाद और शिक्षक के बारे में बात करेंगे। आदर्शवादियों ने अध्यापक को उच्च स्थान दिया। इस दर्शन के अनुसार अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मिलकर उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न रहते हैं। वह उद्देश्य है कि बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, आत्मज्ञान, आत्मनिर्देशन, आत्मक्रियाशीलता, आंतरिक आध्यात्मिक विकास आदि उपकरण अध्यापक को प्रिय होने चाहिए और अपने गुणों से वो बालक को प्रभावित करता है। शिक्षक के बारे में शिक्षक ही अपने गुणों से बालक को प्रभावित करता है। बालक उसके निर्देशन में उसके जीवन से शिक्षा ग्रहण करता है तथा बालक के विकास को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। ये शिक्षक का है। शिक्षक किस तरह से क्लास में रह कर बालक की केयर करता है, यानी देखभाल करता है किस तरह का क्या बालक है, क्या कोई ऐसा है स्पेसिफिक बालक है, विशिष्ट बालक है या सामान्य बालक है। अगर सामान्य बालक है, सामान्य कक्षाएं चल रही हैं तो उसके बारे में किस तरह से अध्ययन कराना है। अगर विशिष्ट बालक है तो उसके बारे में उसको कैसे बताना है। अब हम देखेंगे आदर्शवादी और विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी। आदर्शवादी मनुष्य को आत्मधारी के रूप में मानते हैं। इस दर्शन के अनुसार अनुभव का केंद्र मस्तिष्क नहीं आत्मा होता है। इस दृष्टिकोण से समस्त बालक समान होने चाहिए। यह दर्शन विद्यार्थी का आधार पूर्णता की आकांक्षा मानते हैं और विद्यार्थी को प्रथम स्थान पर रखा गया, शिक्षार्थी को प्रथम स्थान पर रखा गया है इस आदर्शवाद में और शिक्षक को दूसरे स्थान पर रखा गया है। अब हम आदर्शवाद और विद्यालय के बारे में बात करेंगे। आदर्शवादी दर्शन में विद्यालय की सुंदर परिकल्पना की गई है। आदर्शवादी एक विद्यालय के संबंध में विचार था कि विद्यालय ऐसे वातावरण में होने चाहिए जहां बच्चे उच्च सामाजिक आदर्शों तथा आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सके। अर्थात आदर्शवादी दर्शन विद्यालय को शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अंग स्वीकार करते थे। विद्यालय कितना अहम था उस समय भी ये आदर्शवाद बता रहा है। विद्यालय ऐसी जगह में होना चाहिए, ऐसा वातावरण वहां पर होना चाहिए, इतना उच्च वातावरण होना चाहिए कि बच्चे वहां पर अच्छे से अच्छा सीख सकें और अपने को एक सफल नागरिक बना सकें। अब हम आदर्शवाद का मूल्यांकन के बारे में बताएंगे आपको। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया की समस्त तत्वों का अध्ययन करने के पश्चात उसका मूल्यांकन उचित मानदंड को स्पष्ट करता है। ये मानदंड व्यक्तिगत, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कोई भी हो सकता है। किसी भी तरह का मूल्यांकन बहुत जरूरी है। अगर वो क्या कर रहा है, जैसे एक शिक्षार्थी है, क्या उसने साल भर में या 2 महीने में समय समय पर उसका मूल्यांकन बहुत जरूरी है। मापन एवं मूल्यांकन दोनों जरूरी। समय समय पर आप उसको बताते रहें और समय समय पर उससे प्रश्न करते रहें, पूछते रहें, जिससे उसका मापन हो सके और इसके बाद उसकी परीक्षा होती है और उसका मूल्यांकन होता है। इसी प्रकार किसी भी मनुष्य का भी मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है। शिक्षार्थी का भी मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, जिससे हमें पता चलता है कि शिक्षार्थी ने क्या सीखा। आदर्शवाद के विभिन्न पक्षों का अवलोकन करने के पश्चात उसके गुण दोषों को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अब आदर्शवाद के क्या गुण बताए गए हैं और क्या दोष होंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। गुण में सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है, आदर्शवाद आत्म अनुशासन को महत्व देता था। आदर्शवाद आत्म अनुशासन को महत्व देता है। दूसरा पॉइंट है, शिक्षक प्रणाली में अध्यापक को
उच्च स्थान देता था। शिक्षा प्रणाली में अध्यापक को उच्च स्थान देता था। उस समय जो शिक्षक की गरिमा थी वो बहुत ही सराहनीय थी, बहुत ही विश्वसनीय थी और बहुत ही सम्माननीय थी। तीसरा पॉइंट है, यह दर्शन शिक्षा के द्वारा बालकों में सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे विशिष्ट गुणों को महत्व देता है। फोर्थ पॉइंट है नेक्स्ट, ये दर्शन शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक, नैतिक एवं धार्मिक गुणों के विकास पर बल देता है। हमने गुणों के बारे में चर्चा की। अब हम आदर्शवाद के दोष क्या हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है, आदर्शवाद पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक विषयों को महत्व ज्यादा देता है जिनकी आज की औद्योगिक युग में आवश्यकता नहीं है। इनका कहना है कि भौतिक जगत में आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज का जो समाज है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भौतिक जगत को प्रथम स्थान प्राप्त है। भौतिक जगत के बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है, वस्तु जगत के बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है, ना कि आध्यात्मिक जगत के बारे में। आध्यात्मिक भी है लेकिन द्वितीय स्थान पर है। प्रथम स्थान पर वस्तु जगत को और भौतिक जगत को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। ये दोष है कि इन्होंने सिर्फ आध्यात्मिक जगत के बारे में या आध्यात्मिक जगत को सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्चता प्रदान की है। दूसरा है, आदर्शवाद बालक को गौड़ तथा शिक्षक और आदर्श को मुख्य स्थान देता है। हमने पहले भी आपको बताया कि बालक को गौड़ यानी द्वितीय स्थान और शिक्षक को प्रमुख स्थान देता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो वस्तु जगत है, जो भौतिक जगत है, इसमें बालक को प्रमुख स्थान दिया गया और शिक्षक को द्वितीय स्थान दिया गया। तीसरा पॉइंट है, आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य अमूर्त हैं जिनका संबंध बालक के वर्तमान जीवन से नहीं है। यानी आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य अमूर्त हैं, यानी मूर्त नहीं है, दिखते नहीं है, सजीव नहीं है, अदृश्य है और निर्जीव तो नहीं कह सकते, अमूर्त है। अमूर्त, मूर्त रूप जो प्रत्यक्ष हो सके, जो मुझे दिख सके, अमूर्त रूप जो दिखाई न देता हो, उसके बारे में अत्यधिक बताया गया है, जिनका संबंध बालक को वर्तमान जीवन में नहीं है। अब आज के इस परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम ये अवलोकन करते हैं कि जो चीज हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है उसके बारे में ही अधिकांश अध्ययन करते हैं। इस तरह से हमने आदर्शवाद के बारे में जाना कि आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद के विद्वान कौन कौन से हैं और आदर्शवाद का अर्थ क्या है, आदर्शवाद के उद्देश्य क्या है शिक्षा के, और आदर्शवाद में शिक्षा का क्या प्रयोग है, और आदर्शवाद किन दो शब्दों से बना है। आदर्शवाद उन दो शब्दों का जैसे आइडिया और लेस्बिक विचार और वाद, और इस तरह से और भी जो आदर्शवाद और शिक्षा, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, आदर्शवाद और उसके उद्देश्य शिक्षा के, ये सारे आदर्शवाद और अनुशासन, आदर्शवाद और शिक्षक, इन सब के बारे में हमने जाना कि आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद में प्राथमिक शिक्षक को दिया गया प्राथमिकता और बालक को द्वितीय स्थान पर रखा गया। सत्यम, शिवम, सुंदरम को बताया गया। प्लेटो, अरस्तु, लेibniz और ये सब जो भी हैं दार्शनिक, ये आदर्शवाद का समर्थन करते हैं और इनके जितने भी विद्वान हैं इनको आपको पढ़ना है। और आदर्शवाद किस स्लोगन को बताता है? सत्यम, शिवम, सुंदरम को बताता है। आदर्शवाद का पाठ्यक्रम कैसा था, आदर्शवाद और शिक्षक कैसे थे, आदर्शवाद और शिक्षा कैसा था, आदर्शवाद और अनुशासन कैसा था, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम कैसा था, इन सब के बारे में आपको गहराई से जान लेना है। तभी आप जितने भी वाद हैं इसमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और यथार्थवाद और प्रयोजनवाद, इसके बारे में गहराई से आप जान सकेंगे कि इसमें अंतर क्या है सब में। इस प्रकार हम अपना ये लेक्चर वीडियो समाप्त करते हैं और हम अगले लेक्चर वीडियो में प्रकृतिवाद के बारे में अध्ययन